इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो किंग जेम्स से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो ऑफिशियल डिप्लोमेट भेजेंगे तो उनकी बात ज्यादा सीरियसली ली जाएगी और हो सकता है उनका काम बन जाए। किंग जेम्स जो थे वो इस बात को मान जाते हैं और 18 सितंबर 1615 को अपना एक ऑफिशियल एम्बेसडर सर थॉमस रो को शिप से सूरत भेजते हैं। सर थॉमस एक स्मार्ट आदमी था, उसने विलियम हॉकिंस की तरह गलतियां नहीं की। वो जहांगीर से जाके मिला और उसने जहांगीर को इंग्लैंड से ट्रेड करने के फायदे समझा। जहांगीर को थॉमस की बात समझ में आती है और 3 साल लगातार ट्राई करने के बाद जहांगीर एक शाही फरमान जारी करते हैं जिसमें लिमिटेड एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए अलाउ किया जाता है और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी साल का पैसा देगी। तो सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री खोलने को अलाउ करते हैं विद लिमिटेड ट्रेडिंग राइट। सुल्तान से बात करके आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में परमिशन लेके दूसरी फैक्ट्री खोल ली। इसके बाद ईयर 1620 में पटना में तीसरी कंपनी खोली, लेकिन वो चली नहीं तो 1 साल में बंद करना पड़ा उसको। लेकिन आने वाले 20 साल तक इनको जहां जहां भी मौके मिले इन्होंने अपने जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम था वो बहुत तेजी से बढ़ाया और जिस एरिया में थे वहां पे अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहे थे। और उस टाइम के इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स सेकंड। उन्होंने पोर्चुगीज क्वीन कैथरीन से शादी की तो दहेज में एक आइलैंड मिलता है इनको इंडिया के अंदर जिसपे पोर्चुगीज का कब्जा था। इस आइलैंड को बुम्बई बोला जाता था, जिसे आज की डेट में हम लोग मुंबई बोलते हैं। और जब ये एरिया ब्रिटेन को दहेज में मिलता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ा आसान था यहाँ पे ट्रेड करना। तो इस तरीके से बॉम्बे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर चेंज होता है जिसका नाम था जोशिया चाइल्ड। तो ये जोशिया चाइल्ड थोड़ा एरोगेंट था। तो इससे पहले विलियम ने जो एग्रीमेंट वगैरह करे थे, ट्रेड शुरू करवाया था बंगाल के अंदर, उसको ये सही से फॉलो नहीं करता था और इस चीज को लेके बंगाल का जो गवर्नर था तो काफी खुश नहीं था। तो उसने टैक्स को 2% से बढ़ा के 3.5% कर दिया था। जोशिया चाइल्ड थोड़ा अकड़ू किस्म का था, उसने इसको मानने से मना कर दिया और धमकी भी दी कि अगर इस तरीके से आप टैक्स वगैरह बढ़ाओगे तो हम टैक्स भी नहीं देंगे और चित्तागोंग को भी कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जो गवर्नर था वो इनकी सुनता नहीं है और टैक्स अप्लाई कर देता है। और ये सारी चीजें ईयर 1686 में चल रही थी और जोशिया इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इस चीज को लेके वो अटैक करने की सोचते हैं और लंदन से 19 वॉरशिप, 200 कैनन्स और 600 सोल्जर्स बुला के मुगल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मुगल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हरा दिया और इनके जो लोग काम करते थे उनको सूरत और ढाका में कैदी बना दिया था। और जो इनकी फैक्ट्रीज थी हुगली, पटना, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में, इन सारी फैक्ट्रीज को अपने कब्जे में कर लिया और सूरत की फैक्ट्री को बंद कर दिया और बॉम्बे में ये जो ट्रेड कर रहे थे उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन बहुत शातिर थे, इन्होंने ईगो नहीं दिखाया बल्कि माफी मांगना चालू किया, यहां तक कि पैरों तक में पड़ गए। कई सालों तक माफी मांगी। ये उस टाइम की फ्रेंच पेंटिंग बनी थी जिसमें औरंगजेब से माफी मांग रहे हैं। अब इनको माफ कर दिया जाता है लेकिन 1.5 लाख रुपीस का जुर्माना लगा दिया जाता है। अब ऐसे बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया था, नवाब घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो मुगल एम्पायर जो था पूरा उसको टैक्स देते थे, जैसे बाकी कुछ थे सूबे उन्होंने टैक्स देना तक बंद कर दिया था। तो टैक्स बंद होने की वजह से जो मुगल एम्पायर था वो फाइनेंशियली वीक हो रहा था और इसी बीच में जो मराठा सिख थे उन्होंने भी मुगल्स के ऊपर अटैक किया और काफी सारा एरिया जो था वो अपने पास रख लिया था। और इसके साथ साथ दिल्ली के आसपास मुगल आर्मी के पश्तून, मर्सरीज, रोहिलास थे, उन्होंने अपनी खुद का किंगडम बना लिया।